What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। मुझे पता है कि वीडियो जो है वो काफी लेट हो गई है क्योंकि मॉर्निंग से लाइट नहीं है और अभी भी लेक्चर कोशिश करूंगा कि थोड़ा छोटा ही रहे, फिर अपलोड भी करना है, टाइम काफी लग जाता है। जो भी बाकी चीजें होंगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी कि जो कल का लेक्चर होगा वो थोड़ा लेंथी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर होगा वो लगभग 20 मिनट की फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये, या फिर उससे कम भी हो सकता है क्योंकि मैंने बताया जैसे कि लाइट नहीं है और चीजें जो है वो काफी डाउन पड़ी हुई हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर लेक्चर को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, छूटेगा कुछ भी नहीं। जो भी चीजें होंगी वो फिर आप लोगों की आगे कवर हो जाती हैं, वो आप लोग मेरे ऊपर छोड़िए, बस आप लोग अपना अच्छे से जो स्टडी है उसको एंजॉय कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्विज देख लेते हैं। क्विज में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट जो क्विज है उसमें बात की जा रही है अलग अलग क्वेश्चन के बारे में, तो इनको अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर चाइना के द्वारा अभी एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोला गया कि ये मेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जबकि वो भूटान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके ऊपर अपना क्लेम बताया गया है, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर जो सेंचुरी है जिसका नाम यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, ये सेंचुरी जो है, ठीक है, तो इसकी जो फंडिंग है उसको रोकने की बात की गई। तो किस कंट्री के द्वारा इसकी फंडिंग रोकने की बात की गई? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत बोला गया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये कौन से शेड्यूल में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1985। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये चीजें आप लोगों को अब याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी यहां पर सी बेड के बारे में। तो सी बेड का मतलब क्या होता है? जो ओशियन होता है, समुद्र होता है, उसकी तलहटी के बारे में बात करते हैं। तो सी बेड की जो तलहटी होती है, तो उसके चलते उस पे यहां पर चेक किया जा रहा है कि क्या क्या वहां पर अवेलेबल है। तो निप्पॉन फाउंडेशन और इसी के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम कर रही थी, उसका नाम आप लोगों को बताना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको सीआरपीएफ आप लोग बोलते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोगों को बताना था, जिसके द्वारा भी बात की जा रही है कि अपने जो बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है ऑफिसर लेवल पर, वहां पर ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अब लेना स्टार्ट करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड हमारी कंट्री में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको थर्ड जेंडर बना दिया गया। थर्ड जेंडर कैसे? एक जेंडर हो गया मेल, दूसरा हो गया फीमेल, तीसरा हो गया ट्रांसजेंडर, यानी कि ना मेल ना फीमेल। तो इस तरीके से जो 20 का एक तरीके से कैटेगरी में आ गया, तो उसको टी बोला गया, थर्ड जेंडर, ठीक है। यानी कि अब फॉर्म निकलेंगे तो आप लोगों को वहां पर टी लिखा हुआ भी मिलेगा थर्ड जेंडर की कैटेगरी का। नेक्स्ट यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर डेजिग्नेट किया गया इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट करार दिया गया है? इसके चलते हमारी कंट्री में अमेंडमेंट किया गया एंटी टेरर लॉ। तो जिसके चलते पहले क्या होता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को ही आप लोग टेररिस्ट का दर्जा दे सकते हैं, आतंकवादी का, पर लेकिन अगर इंडिविजुअल को भी आतंकवादी का दर्जा देना स्टार्ट कर दिया तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब इंडिविजुअल पर्सन, यहां पर कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट चीजों को सप्रेस करने की कोशिश करती है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ज्यादा चीजें लिख रहा है उल्टी सिल्टी, तो यहां पर बोल देंगे कि उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा देंगे, सब चीजें देखने को मिलती है। तो उसी को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि इंडिविजुअल का ऐसे टेररिस्ट का दर्जा नहीं देना है, पर लेकिन इसके पीछे एक तर्क भी है। तर्क क्या है? मान लीजिए यार कोई ए नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आज के डेट में टेररिस्ट कैटेगरी में डाल दिया, वो क्या करेगी? अपना नाम चेंज करके बी कर देगी, तो बी कैटेगरी तो है नहीं यहाँ पर उससे टेररिस्ट के अंदर, तो इस तरीके से नाम चेंज करने से उनका वो दर्जा हट जाता था। तो इसलिए इंडिविजुअल का अगर नाम डालेंगे तो आधार कार्ड का वही नाम होगा, सारी चीजें वही होंगी, इंडिविजुअल पर्सन का नाम होगा, कहीं पर भी वोटिंग कार्ड में उसका नाम होगा, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन आ जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहां पर इनका आंसर देख लेते हैं। आंसर आप लोगों के सामने यहां पर एक एक कर देख लेते हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां पर ये सक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के अंदर में, जो चाइना बोल रहा है मेरी सेंचुरी है, और चाइना ही नहीं यहां पर इसकी फंडिंग बंद करने की बात की है, बोल रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है, आप लोग इस तरीके से फंडिंग मत कीजिए, ठीक है। किसके तहत? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत, ओके। 10वां शेड्यूल है हमारे संविधान में जो ऐड किया गया था 52 यानी कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में। कौन थे यहां पर उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर? तो ये थे यहां पर राजीव गांधी जी। काफी इरिटेट हो चुके थे वो इन सब चीजों से कि हाँ आज की डेट में कोई एक पार्टी में कल दूसरी पार्टी में चला गया, तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की थी, ठीक है। अब यहां पर ऐसा नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम कितने मेंबर टूट कर जाएं अब यहां से, और उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं माना जाएगा कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया है, तो कितना है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो सी बेड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहां पर ये प्रोजेक्ट है बेसिकली इनके द्वारा बोला गया कि 1/5 यानी कि 20% के करीब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सी बेड है यानी कि जो ओशन की तलहटी है वो इनके द्वारा चेक कर ली गई है। और यहां पर जो काम कर रही है ये है निप्पॉन फाउंडेशन जापान की और जर्नल बैथोमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशियन, तो इनके द्वारा मिलकर यहां पर काम किया जा रहा है। बैथोमेट्रिक का मतलब तलहटी ही आप लोग बोल सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको सीआरपीएफ आप लोग बोलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। पहली कौन सी फोर्स थी जिसके द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिक्रूट करने
करने की बात की गई थी? ये दूसरी फोर्स है जिसके द्वारा ये स्टेप उठाया गया। ये क्वेश्चन बताइए, कल ही पूछा था आप लोगों से। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, तो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर जो है वो थर्ड जेंडर बनाने की बात की गई थी एनालसा जजमेंट के तहत। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। एक बात आप और बता दीजिए कि किस ईयर में ये जजमेंट पास किया गया था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसके द्वारा यहां पर टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया गया इंडिविजुअल को भी, पार्लियामेंट में जब लॉ पास किया गया, तो ठीक है। तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। स्कोर लिखना मत भूलिएगा यार, ठीक है। स्कोर जरूर लिखा कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मुझे भी एक आइडिया लग जाता है कि उससे एक तरीके से फीडबैक भी रहता है आप लोगों का, उससे पता चल जाता है कि कितने अच्छे से आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्कोर जरूर लिखा कीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में यहां पर बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा यहां पर इसके बारे में। अभी मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से जब कोविड-19 की बीमारी भी चल रही थी, तो एमपी के अंदर में ये चीजें देखने को मिली कि वहां पर जो बेसिकली जो मिनिस्टर हैं, वो जो बेसिकली जो इनके यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनको प्रॉपर वे में उनके जो ओहदा नहीं दिया जा रहा था। इवन हेल्थ मिनिस्ट्री भी वहां पर नहीं थे, हेल्थ मिनिस्टर भी वहां पर अपॉइंट नहीं किए गए थे। तो यहां पर वो कंडीशन यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या देखने को मिली है, जो मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। तो अभी यहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया मध्य प्रदेश के अंदर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि सीओएम है, जिनके पास में मिनिस्ट्री रहती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन कर रहे हैं। कैसे वोलेशन कर रहे हैं, तो ये समझिए। हमारे संविधान में जब आर्टिकल 164 के अंदर आप लोग जाएंगे, तो आर्टिकल 164 ये बोलता है कि जो असेंबली के अंदर जितनी भी लेजिस्लेटिव जो सीट है, असेंबली की बात की जा रही है, ठीक है, स्टेट के अंदर में, ठीक है। तो उसमें जितनी भी सीट है उसका टोटल 15% जो है आप लोग मिनिस्टर बना सकते हैं, यानी कि 15% आप लोग मिनिस्टर की पोस्ट दे सकते हैं। पर लेकिन इनकी जो पोस्ट है वो इतने लोगों को दे दी कि 15% से ऊपर बढ़ चुकी है यहां पर। तो इसी के चलते ये संविधान का उल्लंघन यहां पर हो गया। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 206 है, और स्ट्रेंथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है वो 30 से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए। पर लेकिन यहां पर कितनी हो गई है, यहां पर 34 हो गई है। तो इसलिए संविधान का वायलेशन यहां पर हो गया है। आप लोगों को उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर आप लोग जानते हैं कि 545 हमारी लोकसभा में सीट है, अगर इसका 15% आप लोगों को निकालना है, ठीक है, तो ये लगभग 81 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे ज्यादा मिनिस्टर हमारी कंट्री में नहीं होने चाहिए, खासकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम लोग बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा यहां पर कि कितने प्रतिशत होता है, ये बन के जाएगा, ये पूछा भी जा चुका है पहले भी एग्जाम में। तो जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, इसी तरीके से यहां पर बात करें सेंटर पर, तो पार्लियामेंट की, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये कितने, ये 15% जो टोटल स्ट्रेंथ होती है असेंबली की, जैसे यहां पर 206 तो इसका 15% आएगा, यहां पर 545 है तो इसका 15% आएगा। तो ये इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ये न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों से पहले भी बात कर चुका हूं, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इसको फिर से एक बार बता देता हूं कि एक बच्चे के द्वारा कंफ्यूजन था, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है यहां पर, ये है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। जब यहां पे बात करते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में, तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि जो भी हमारी कंट्री में जू वगैरह होंगे उनको रेगुलेट करने का ये काम करेगी। तो इसके अंदर जो अभी यहां पर रिक्रूट किया गया है, ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर होता है दिल्ली के अंदर में, और मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, उनका यहां पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर। और ये जो बेसिकली यहां पर टास्क रहता है, ये रेगुलेट करना होता है हमारी कंट्री में जो भी जू है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है, ये बॉडी जो है, ये रेस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री में जू को बेसिकली देखने के लिए, और एफिलिएट भी है यहां पर ये वर्ल्ड जू एसोसिएशन के साथ में, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू। तो ये याद रखिएगा आप लोग, यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इसके साथ में यहां पर ये कनेक्टेड भी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है यहां पर, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई जाती है, जो उसका सेक्शन है 38A। तो सेक्शन याद रखिए ना रखिए, पर लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये जरूर याद रखिएगा, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो अथॉरिटी है यहां पर, वो उसके लिए यहां पर एक गाइडलाइन प्रिस्क्राइब की गई है कि यहां पर किस तरीके से जो रूल और रेगुलेशन है। मान लीजिए हम लोग को कोई ट्रांसफर करना है एक जू से दूसरे जू में, या फिर इंटरनेशनली भी उसको ट्रांसफर करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, यानी कि हमारी से बाहर या फिर बाहर से कोई लेकर आना है, तो ये भी पूरा काम कौन करेगा, ये सेंट्रल जू अथॉरिटी करेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, चेयरमैन मैंने आप लोगों को बता दिया कौन होता है यहां पर, ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है। 10 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर
और कंसिस्ट 10 मेंबर, ठीक है, और इसी के साथ में मेंबर सेक्रेटरी। तो यहां पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट भी यहां पर लगती है, जो कि आज के डेट में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, या फिर जो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होते, जो आईएफएस आप लोग जो एग्जाम देते हैं यूपीएससी के थ्रू, वो भी यहां पर रहते हैं। अगर यहां पर कोई सोल्यूशन चाहिए तो उसके चलते भी यहां पर एक तरीके से सोल्यूशन देने की कोशिश की जाती है। बेसिक मतलब क्या है इसका, बेसिक यहां पर कि किस तरीके से यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन के पास में कोई नॉलेज है तो उस नॉलेज को यहां तक पहुंचाया जाए। जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में क्रिएट की गई थी 1985 में, ज्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में उससे पहले कोई सोचता नहीं था ज्यादा। इसी के साथ में इसको 1985 में फाउंड किया गया था। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आज की डेट में जो हमारी कंट्री के मिनिस्टर है वो है प्रकाश जावड़ेकर साहब, और स्टेट मिनिस्टर यहाँ पर ये है यहाँ पर बाबुल सुप्रिया, ठीक है, तो याद रखिएगा बाबुल, BABUL, ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये केस है, काफी इंपोर्टेंट केस है, ये है यहाँ पर एनरिक लेक्सी का, ठीक है, तो ये केस आप लोगों से पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। यहाँ पर ये है एनरिका लेक्सी, ठीक है, तो ये केस आप लोगों को पता है हमारी कंट्री के 2 फिशरमैन केरला के, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी इटली के 2 मैराइन ऑफिसर के द्वारा। तो तब से लेकर यहाँ पर ये न्यूज में था। अभी क्या कंडीशन निकल कर आई, केस तो था 2012 का, पर लेकिन अभी यहाँ पर जो PCA जिसको बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है जिसका जजमेंट आया। उसने जजमेंट में ये बोला कि जिन फिशरमैन की डेथ हुई है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा यहां पर इनके द्वारा, इनके इटली गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी के साथ में जो उनके ऊपर केस चलेगा वो केस चलेगा इटली के अंदर, वो केस इंडिया के अंदर नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली यहां पर जो इसका जजमेंट निकल के आया। तो जो यहां पर जो बेसिकली जो वर्ड यूज किया गया है एनरिका लेक्सी, ठीक है, तो ये क्या है, ये यहां पर एक ऑयल टैंकर शिप था यहां पर जिसका निगरानी कर रहे थे ये 2 ऑफिसर। तो इनके द्वारा बोला गया कि हम लोगों ने ये सोचा कि इस पर्टिकुलर रीजन में काफी ज्यादा पायरेट्स रहते हैं, यानी कि समुद्री लुटेरे रहते हैं, और वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने गोली चलाई और इसमें 2 फिशरमैन की जान चली गई। तो हम लोगों ने एक तरीके से अटैक नहीं किया, अपने प्रोटेक्शन के लिए वहां पर गोली चलाई है। तो ये 2 फिशरमैन थे हमारी कंट्री में, यहां पर इनको पकड़ लिया गया और हमारी कंट्री में काफी लंबे समय तक यहां पर एक तरीके से ये जेल में भी रहे। फिर इसके बाद में इनको जो फेस्टिवल था सेलिब्रेट करने के लिए इटली के अंदर भेज दिया गया वापसी। इन्होंने रिक्वेस्ट की तो यहां पर भेज दिया गया इटली के अंदर में, तो फिर इन्होंने वहां पर वापसी आने से मना कर दिया, पर मना भी आए तो फिर यहां पर इटली के अंदर एम्बेसी के अंदर रहे। तो कंडीशन ये चलती रही यहां पर कि एक तरीके से ये हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कंट्रोल नहीं की गई चीजें, और फिर से यहां पर इटली वापस पहुंच गई चीजें। तो यहां पर फिर इटली ने क्या किया, केस पहुंचा दिया यहां पर ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और वहां पर केस जो है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग हार गए हैं, ठीक है। तो हमारे यहां पर कंपनसेशन मिलेगा और वहां पर केस चलेगा। तो उसके चलते अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला है कि क्लोजर ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि जो यहां पर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही थी मैराइन के, जो यहां पर जो इटली के जो ये सैनिक थे उनके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग को क्लोज करने की यहां पर अभी बात की जा रही है। रीजन यही है क्योंकि एक्सेप्ट कर ली गई है रूलिंग इंटरनेशनल जो यहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था उसका। तो इसी के चलते यहां पर अब हमारी कंट्री में उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर बोथ, यानी कि इटली एंड इंडिया बोथ आर द मेंबर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, क्वेश्चन बने तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है रिटायर्ड ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिसको आप लोग यहां पर जिसकी तैयारी करते हैं यूपीएससी के थ्रू, तो जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी यहां पर ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं कि जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हुआ 3 लाख का, यानी कि आप लोग की और अहमियत बढ़ जाती है। तो यहां पर ये जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है इनका नाम क्या है, इनका नाम है इंद्रजीत श्रीनिवास, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया जा रहा है चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका। श्रीनिवास साहब जो है ये सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर 2020 में, और इसी के साथ में यहां पर ये चेयरमैन भी है यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, यानी कि चेयरमैन ये 3 साल के लिए चेयरमैन यहां पर अपॉइंट किया जा रहा है इनको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक हल्की सी इंफॉर्मेशन जो कि याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कई सारी दवाइयां बनाई जा रही हैं कोविड-19 को लेकर, और अलग अलग तरीके के यहां पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है जिसका नाम है मेलन, तो मेलन एनवी के द्वारा यहां पर अप्रूवल यहां पर देखने को मिला। जो यहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा यहां पर एक जेनरिक वर्जन स्टार्ट किया गया है। किसका, ये है यहां पर रामदेसिविर। तो यहां पर जो है यहां पर यह है गेलेड सेंसर रामदेसिविर। तो ये ड्रग है यहां पर जिसका जेनरिक वर्जन। जेनरिक वर्जन क्या होता है, मान लीजिए आप लोग कोई दवाई बनाते हैं तो आप लोगों ने मेहनत किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, कोई नाम की दवाई बनाई, पर लेकिन 20 साल के बाद में यहां पर यह रहता है कि बस बहुत कमा लिया आप लोगों ने, इतना खर्चा किया था वो आप लोगों ने कमा लिया होगा, अब यहां पर इसका पेटेंट हटा दिया जाए। अगर ये यहां पर 5000 की मिल रही है तो अब यहां पर इसको 50 रुपए की बेचा जाए ताकि जनता को इसका फायदा देखने को मिले। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक ह्यूज खर्चा होता है, तो वो यहां पर एक तरीके से रिटर्न की फॉर्म में जाता है पेटेंट, ठीक है।
तो इसी के चलते रॉयल्टी यहां पर पहुंचती है। तो इसी के चलते अब यहां पर जेनरिक दवाई यहां पर बनाने की बात की जा रही है। तो यहां पर जो मेलन एनवी है, यहां पर ये वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है जेनरिक दवाई, स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में अगर बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में भी यहां पर ये है सिप्ला, जिसको सिप्ला सिप्रीमी आप लोग बोलिए, यहां पर इसके द्वारा बनाई गई। और दूसरी यहां पर ये एक और है जिसका नाम है हिट्रो कोविफोर, ठीक है। तो ये भी यहां पर अप्रूवल ऑलरेडी ले चुके हैं कोविड-19 के लिए, जो कि यहां पर आगे चलने वाले टाइम में और भी कई सारी दवाई यहां पर आ रही है। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलता है। यहां पर सब लगे हुए हैं। कहना यह भी माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक जो कोविड-19 की दवाई लाने की बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या तामझाम दंड भेद लगाते हैं यहां पर ये दवाई लाने के लिए। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, भले ही कुछ भी कर लें, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा तो फिर वो जनता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी कंट्री में। आप लोगों को पता है आज के डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ जो रेलवे है यहाँ पर वो पूरा एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिस है, पर लेकिन आज के डेट में इसको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन रेलवे के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पर ये प्राइवेट एंटिटी की बात की जा रही है। 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन पर 151 मॉडर्न ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी। तो इसके चलते अलग अलग एरिया में आप लोग को देखने को मिलेंगी। रेलवे बोर्ड जो है फंक्शनल है, टोटल ऑपरेशन 5%। तो यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें, ये यहाँ पर 2800 मेल एंड एक्सप्रेस सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कराती है इंडियन रेलवे की। अर्लियर यहाँ पर इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म है, जिसको आप लोग आईसीआरटीसी बोलते हैं, ठीक है, जिसको आईआरसीटीसी बोलते हैं, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके द्वारा यहां पर एक तरीके से जो कि गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है, यहां पर भी पायलट तेजस प्रोजेक्ट की बात की गई, यहां पर तेजस ट्रेन के बारे में, जो कि न्यू दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद चलाया गया, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से यहां पर बेसिकली प्राइवेट के हाथ में चीजें देने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट ट्रेन जो कि अलाउ की गई नॉन रेलवे ऑपरेशन के थ्रू, यानी कि जिसमें रेलवे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ठीक है। प्रेजेंट जो मूव है यहां पर ये स्टेप रहेगा बेसिकली कंपटीशन एक तरीके से बढ़ाना रेलवे के अंदर में। और यहां पर न्यू जनरेशन ट्रेन लाने की भी बात की जा रही है। इसके तहत 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया जाएगा। तो रेलवे को भी बिल्कुल जिस तरीके से फॉरेन में आप लोगों ने देखी होगी मूवीज में जो रेलवे दिखाई जाती है, हमारी कंट्री में जो बेसिकली जो अंग्रेज यहां पर चीजें बनाए गए थे वही आप तक चल रही है। बहुत कम ऐसा है जो रेलवे में डेवलपमेंट देखने को मिला। अब सोच रहे हैं कि प्राइवेट के हाथ में देकर यहां पर डेवलपमेंट कराया जाए। तो देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर जनता काफी ज्यादा सवार करती है। एक तरीके से अगर ये चीजें गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग क्या मानना है, क्या रेलवे को प्राइवेटाइज करना चाहिए, यस या फिर नो? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? नेक्स्ट जो यहां पर ये न्यूज है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज कैसी आप लोगों से एग्जाम में बन जाती है। सबसे पहले तो इंटरनल जो यहां पर इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, यानी कि जो हमारी उधारी है जो बाहर से हम लोगों ने ले रखी है, वो किसके द्वारा ये डेटा पब्लिश किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसके द्वारा जब डेटा पब्लिश किया गया तो हमारी कंट्री में जो एक्सटर्नल डेट है ये यहां पर 558 बिलियन, ये इतना यूएस डॉलर का एक्सटर्नल डेट है। ये एक्सटर्नल डेट जो है यहां पर ये कहां पर उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये अभी रिसेंटली यहां पर बढ़ गया है 15 बिलियन के करीब। कमर्शियल बोरिंग हमारी कंट्री में हो रखी है, जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है उसका वो है कमर्शियल बोरिंग, ठीक है, जो कि लगभग 40% आप लोग याद रख लीजिएगा, 39.4% है। नॉन रेजिडेंशियल जो डिपॉजिट है यहां पर वो 23% के करीब देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में शॉर्ट टर्म जो ट्रेड क्रेडिट है यहां पर जो ले रखा है वो 18.2 के करीब यहां पर ले रखा है। तो ये अलग अलग डेटा है आप लोगों के सामने जो कि आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज्यादा है कमर्शियल बोरिंग, इसके साथ में फिर यहां पर नॉन रेजिडेंशियल डिपॉजिट और नेक्स्ट यहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो डेट होता है वो यहां पर 1 साल से ज्यादा ऊपर मैच्योरिटी का होता है, ठीक है, जिसके चलते यहां पर, और शॉर्ट टर्म जो डेट होता है यहां पर वो 1 साल से कम मैच्योरिटी का होता है। तो ये भी अलग अलग है। यहां पर जो यहां पर लॉन्ग टर्म डेट है ये है 451 के करीब यहां पर बिलियन डॉलर। और जो यहां पर आप लोगों को शॉर्ट टर्म देखने को ये अलग अलग देखिए परसेंटेज भी आप लोगों से पूछी जाती है कई बार, ठीक है। तो इसमें जो इनकी देखने को मिला ये 17 के करीब यहां पर देखने को मिला, 17 बिलियन, ठीक है। शॉर्ट टर्म डायरेक्ट में जो बात की जा रही है यहां पर ये 19 और इसी के साथ में 20 स्टार्टिंग और एंड मार्च में यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला। यूएस जो डिनोमिनेशन है यहां पर ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है जहां से उधारी ले रखी है, 53% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें इंडियन रुपीज में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर पास्ट में भी। इंडियन रुपीज में यहां पर ये 31.9%, येन है 5%, एसडीआर है यहां पर 4.5%, यूरो है यहां पर 3.5%। तो सबसे ज्यादा यहां पर यूएसए के डॉलर में, फिर इंडियन रुपी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आज का क्विज होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्विज देखा जो अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट हम लोगों ने सबसे पहले बात की कि 15% होना चाहिए अगर आप लोग काउंसिल मिनिस्टर चाहते हैं असेंबली की स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट, या सेंट्रल जियो अथॉरिटी और उसका जो बेसिकली बनाया गया नया कौन किसके अंडर में आता है, वो सारी चीजें समझी। हम लोगों ने इटली और इंडिया का जो केस है उसके बारे में समझा। नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना। इसी के साथ में यहां पर कोविड-19 की दवाई के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर ये प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है रेलवे को, उसके बारे में समझा। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर ये कमर्शियल बोरिंग के बारे में बात की। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है, एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं
सबसे पहले तो उस पर्सनैलिटी का आप लोगों को नाम बताना है जिसको इंटरनेशनल जो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी का चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ में कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कितने परसेंट यहाँ पर जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर पीसीए की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जो भी केस है इंडिया और इटली के बीच में। इसी के साथ में यहाँ पर बताना है ट्रेन का नाम जो कि यहाँ पर भी चलाई गई थी, दिल्ली से कहां पर और मुंबई से कहां तक, जो कि प्राइवेटाइज हमारी कंट्री में ट्रेन स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करना है किसके द्वारा इंडिया एक्सटर्नल डेट की रिपोर्ट तैयार की जाती है। सेंट्रल जियो अथॉरिटी जो है यहाँ पर ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। आप लोगों को बताना है इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है, ठीक है, चलिए बता दीजिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मॉर्निंग में 4 बजे कौन मेरे साथ में उठने वाला है वो जरूर बताइएगा। मॉर्निंग में साथ में आप लोग जरूर उठिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।